वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी। हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे इतिहास, भूगोल और जैसा कि आपको पता है संविधान, इस सभी विषय पे और विज्ञान के कुछ पार्ट होंगे जो महत्वपूर्ण बुक्स होंगी। जैसा कि कुछ क्लास के एनसीईआरटी अति आवश्यक हैं सिविल सर्विसेज के लिए और हिंदी भाषी अभ्यर्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण, जैसे यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि एनसीईआरटी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है सिलेक्शन में, तो इसलिए मैं एनसीईआरटी सीरीज चालू कर रहा हूँ। इसको देखें और वीडियो को देखें। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करके साझा कर दें, क्योंकि फ्रेंड्स ये डिटेल से और बहुत ही कम समय में आपको ये चीज़ें कवर करते हुए चलेंगे। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है फ्रेंड्स कि पहले मानचित्र देख लेते हैं। ये उप महाद्वीप का एक मानचित्र है, इसे ये प्राकृतिक मानचित्र है। इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि पहले आपको पता होना चाहिए काबुल नदी कहाँ पे पड़ती है, ये है अफगानिस्तान की, ठीक है। और यहाँ पे केथर पहाड़ी हो गई, ये सुलेमान पहाड़ियाँ हो गई, और फिर उसके बाद ये सिंधु नदी। सिंधु नदी से जो 5 नदियाँ निकलती हैं, आपको इसका सीक्वेंस ऑर्डर पता होना चाहिए। झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, फिर ब्यास। और यहाँ पे ये थार मरुस्थल हो गया जो कि राजस्थान में पड़ता है। ये हिमालय पर्वत हो गया, और ये है यमुना नदी। यमुना नदी ये हो गई, और इसके पैरेलल में ये गंगा नदी। ये गंगा नदी कहाँ निकलती है, ये बांग्लादेश। ये बांग्लादेश हो गया जिसे पूर्वी पाकिस्तान पहले कहते थे। और यहाँ पे ये आ गई है ब्रह्मपुत्र। तो ये जो मिलती है, कहाँ पे मिलती है, इसको ये गिरती कहाँ है, बंगाल, बांग्लादेश से ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये गारो पहाड़ियाँ हो गई, ये मेघालय में पड़ती है। गारो, खासी, जयंती पहाड़ियाँ हो गई, ठीक है। 3 पहाड़ियाँ हैं। ये गारो पहाड़ी है यहाँ पे दिया गया, और 2 पहाड़ियाँ और गारो, खासी, जयंतियाँ। चंबल नदी हो गई यहाँ पे, विंध्य पहाड़ियाँ हो गई यहाँ पे, ये सोन नदी हो गई, ये नर्मदा नदी। और 2 नदियाँ हैं, नर्मदा और ताप्ती, जो एस्चुरी बनाती हैं और अरब सागर में गिरती हैं। यहाँ पे ये ताप्ती नदी हो गई, ये सतपुड़ा की पहाड़ी हो गई, ये महानदी है। और जो प्रायद्वीपीय भारत की कुछ महत्वपूर्ण नदी है उन्हें चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि ये पूर्वी घाट हो गया और ये पश्चिमी घाट हो गया, ये अरब सागर हो गया। गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के बीच में दक्कन का पठार पड़ता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तुंगभद्रा नदी उसके बाद होती है। कभी कभी पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण का क्रम पूछ लेता है नदियों का, तो इससे भी क्वेश्चन बनता है। तो उसके बारे में आपको ये जानकारी होनी चाहिए, उनकी एग्जैक्ट लोकेशन भी पता होना चाहिए। पेन्नार नदी होती है, कावेरी नदी। कावेरी नदी से क्वेश्चन बनता है कि दक्षिण भारत की गंगा भी इसे कहते हैं, दक्षिण भारत की गंगा का क्या हो गया, कावेरी नदी। जैसा कि आपको पता है कि जैसा कि गोदावरी के बारे में क्वेश्चन आता है कि ये क्या है, वृद्ध गंगा है। कौन सी वृद्ध गंगा, कौन सी है वृद्ध गंगा, कौन सी है, गोदावरी, ठीक है। इस हिसाब से इतने क्वेश्चन आपको यहाँ पे पता चल जाते हैं। और कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। कुछ क्वेश्चन क्या है, जैसे आपको पता होना चाहिए क्या है, नर्मदा घाटी थी, वहाँ पे आखेट तथा संग्रह की व्यवस्था चालू हुई है, कुशल संग्रह। वहाँ पे जो पूर्व के मनुष्य थे वहाँ पे वहाँ पे आखेट करते थे और अपने भोजन का संग्रहण करते थे। सबसे बड़ा राज्य कौन सा था, मगध था। गारो पहाड़ियाँ, जैसा कि आपको पता है उत्तर पूर्व का एक मेघालय राज्य, वहाँ पे गारो पहाड़ियाँ हैं। वहाँ पे आरंभिक कृषि, यहाँ पे चावल के अवशेष मिले थे। और लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर कौन से थे, गंगा घाटी के समीप थे, इनका विकास हुआ। सिंधु, इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं, यहाँ पे प्रथम नगर बसाए गए थे। तो इस हिसाब से इतने क्वेश्चन हो जाते हैं। और उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे देख सकते हैं। कृषि का आरंभ 8000 वर्ष पूर्व, जैसा कि मैंने आपको बताया। और सिंधु सभ्यता का विकास, जो प्रथम नगर था मगध के समीप, मगध यहाँ पे ये 4700 वर्ष पूर्व। गंगा घाटी के नगर, मगध बड़ा राज्य था 2500 वर्ष पूर्व। वर्तमान में जो वर्तमान समय चल रहा है लगभग 2000 वर्ष से पूर्व चल रहा है। और यहाँ पे कुछ चीज़ें देख लेते हैं, जैसा कि आपको पता होना चाहिए मिलेगा। तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें फ्रेंड्स, और जो भी सुधार चाहते हैं आप मुझे बताइए, अपने नेक्स्ट वीडियो में उन्हें सुधार करूंगा। और हाँ, अतीत में फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता है कि लोग कैसे कपड़े पहनते थे, कहाँ रहते थे। नर्मदा नदी का पता लगाओ। नर्मदा नदी मैंने आपको बताया कहाँ पे लोकेशन है उसकी। तो यहाँ पे कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रहते थे, ठीक है। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में कुछ कुशल संग्रह थे, जैसा कि आपको बताया। आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित हैं, तभी वहाँ पे वो अपनी खाने के लिए आसपास की चीज़ों को एकत्रित करते थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों, जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह करते थे। वे अच्छे आखेटक भी थे, यानी शिकार अच्छा करते थे। और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर पहाड़ी, जैसा कि आपको बताया मैंने, काबुल नदी है अफगानिस्तान, और वहीं पे आपको सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ देखने को मिलेगी। यहीं पर 8000 वर्ष पूर्व यहाँ पे सबसे पहले गेहूं, जौ जैसी फसलों का आरंभ हुआ, ठीक है। उपजाना आरंभ किया उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। कहाँ पे, किरथर पहाड़ियों के समीप में। 8000 वर्ष पूर्व, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। 8000 वर्ष पूर्व जैसा आपको पता है। और क्या क्या, गेहूं और जौ जैसी फसलों का यहाँ पे विकास हुआ। उसके बाद फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको बताया था, गारो और मध्य भारत की विंध्य पहाड़ियों के मध्य ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे
कृषि का तो विकास हुआ, मगर किस चीज़ का? सबसे पहले चावल उपजाना शुरू किया, और यह स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है, गारो पहाड़िया और विंध्य का क्षेत्र, विंध्य पहाड़िया। और नीचे देख लेते हैं जैसा कि सिंधु और इसकी सहायक नदियों का बारे में जानकारी कर लेते हैं। सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदियों में मिल जाती हैं। जैसे कि आपको पता है 4700 वर्ष पूर्व इन नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले, जैसा कि आपको मैंने क्वेश्चन में बताया। और गंगा इसकी सहायक नदियों के किनारे समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास हुआ 2500 वर्ष पूर्व। ठीक है, गंगा इसकी सहायक नदी सोन, जैसा कि आपको पता है गंगा की सहायक नदी क्या है? सोन है। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास के प्राचीन काल में मगध, जैसे आपको बताया है कि मगध वर्तमान में बिहार, इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने विशाल राज्य स्थापित किया। कैसे होता है भाई? पहाड़ियों से, पर्वत से, समुद्र से। तो इस हिसाब से एक इसकी उपमहाद्वीप की सीमा का निर्माण होता है। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा ऐसा कर सके, वे पर्वतों की ऊंचाइयों को छू सके, गहरे शब्दों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बारे में से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी संस्कृति और परंपरा को समृद्ध किया। देश के नाम कैसे पड़ा? भारत, इंडिया कैसे पड़ा? इंडिया तथा भारत जैसे नाम का प्रयोग इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ, मैंने आपको बताया। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम क्या हो गया? सुलेमान पहाड़ी के समय उत्तर पश्चिम हो गया। ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को इंदोज कहा। इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। यह महत्वपूर्ण है। अभी कोई क्वेश्चन आपको जनरली पूछ सकता है कि इंडिया का नाम कैसे पड़ा, तो आप इस तथ्य के साथ इस चीज को उसको बता सकते हैं। भारत नाम का प्रयोग पश्चिम उत्तर में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता है। कहाँ पे? उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह। तो उत्तर पश्चिम, या भाई उत्तर पश्चिम हो गया, यहाँ पे जो लोग रहते थे, तो जैसे ईरानी और यूनानी यानी कि जो मध्य एशियाई थे, उन्होंने हम लोगों को क्या कहा? इंडिया नाम दिया भारत का, और भारतीय बोल दिया। यहाँ पे यहाँ जो रहते थे, यहाँ पे जो कुछ लोग रहते थे और हमारे पूर्वज रहते थे, उन समूह को यहाँ पे भारतीय बोल दिया। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक यानी जो पुरानी 3500 वर्ष पुरानी संस्कृत थी, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है, इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। और पांडुलिपि के बारे में आपको पता होना चाहिए कि पांडुलिपि हैं लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनने के लिए ताड़ का प्रयोग किया जाता था। ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भुज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को आपको दिखाते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं पांडुलिपि, मगर आप पढ़ नहीं पाएंगे, इसकी भाषा कुछ काफी क्लिष्ट है। तो यहाँ पे पांडुलिपि इसे कही जाती है। और पांडुलिपि, अंग्रेजी में पांडुलिपि के प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द, लैटिन शब्द मैन्यू, जिसका अर्थ क्या होता है? हाथ होता है, हाथ से लिखना। ये पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों, हिमालय क्षेत्र में उगने वाले बुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से भोजपत्र पर लिखी जाती थी। ठीक है, और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि कई पांडुलिपियां हैं कीड़ों ने खा लिया, उन्हें नष्ट भी कर दिया आज भी, परंतु उपलब्ध हैं। जैसा आपको पता होना चाहिए कि कुछ मंदिरों विहारों में यहाँ से ये पांडुलिपियां प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ पे देखने को भी मिल जाएगा। और कुछ प्राप्त, जैसा कि मैक्सिमम जो वर्तमान में कुछ महाकाव्य हैं, इसके अतिरिक्त हमारे महाकाव्य, कविता और नाटक भी हैं। ठीक है, कई संस्कृत में लिखे हुए हैं, मगर जो जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में मिलते हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। क्वेश्चन आता था कि पूर्व में आम लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे? तो संस्कृत का नहीं करते थे, तमिल का नहीं करते थे, प्राकृत। जो हिंदी का निकला है, हिंदी भाषा किससे? हिंदी की जो जननी है कौन है? प्राकृत अपभ्रंश भाषा है, उससे हिंदी निकली है। ठीक है, हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते थे और किया। ठीक है, लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख है। वर्तमान में अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है यह अभिलेख, जैसा आप देख रहे हैं। और यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। इस शासक के विषय में तुम अभ्यास 8 में पढ़ोगे। जब कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियां अक्षरों और संकेतों से बनी होती हैं। आपको पता होना चाहिए कि लिपियां कुछ संकेत भी इसमें होते हैं, कुछ अक्षर भी होते हैं। जब हम कुछ बोलते हैं या पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। और यह अभिलेख जो है प्रयुक्त होने वाली यूनानी, अरामेक नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषा, यानी जिसमें यूनानी लिपि का प्रयोग किया गया और अरामेक भाषा का प्रयोग किया गया है, जो आप अभिलेख देख रहे हैं। और यहाँ पे कुछ चीज़ आपको पता होना चाहिए। बाएं हाथ पे घड़ा है। जो घड़ा है ये पात्र है जो कि 4700 वर्ष पूर्व का है। और यहाँ पे पहले जैसे वर्तमान में तो भाई गांधी जी का सिक्का चलता है, जो पहले चांदी के सिक्के चलते थे कैसे चलते थे आपको पता होना चाहिए। ऐसे होता था और बाद में ये ऐसे कट जाता था यहाँ पे। तो ये चांदी के सिक्के हैं, आप देख सकते हैं, और जो कि 2500 वर्ष पुराने हैं।
यहाँ पे सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन खुदाई भी करते हैं, जो कि पुरातत्वविद किया जाता है। ठीक है, या पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों, मछलियों की हड्डियों भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप से बचे रहते हैं। क्या पुरातत्वविद को बधुआ कपड़ों के अवशेष मिले होंगे? तब जो पांडुलिपि, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः शोध शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, स्रोत कहाँ से? इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं, स्रोत से प्राप्त होते हैं। अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। तो आपको पता है अतीत के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त होती है? इन्हीं अवशेषों के बारे में, स्रोत के द्वारा। अतीत एक या अनेक। ठीक है, तो ये अतीत शब्द का प्रयोग बहुत वचन के रूप में किया। अतीत डायरेक्ट पूछा जा सकता है, ये हिंदी का एक टर्मिनोलॉजी है। क्या तुमने इस पुस्तक में शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया? जो अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है, ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों के जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि आज हम भी देखते हैं कि उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके और फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। फ्रेंड्स, आगे और भी जानकारी कर लेते हैं इतिहास और तिथियां। जैसे कि आपको पता है कि बीसी, क्या इसका मतलब होता है? हिंदी में ईसा पूर्व लिखा जाता है। इसका तात्पर्य है बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा पूर्व। कभी कभी तो हम तिथियों से पहले एडी, हिंदी में ईस्वी देखते हैं। एडी का मतलब ईस्वी लिखा जाता था, तो इसे एनो डोमिनी कहा जाता है, और जो कि लैटिन शब्द से बना है। इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। एडी का मतलब ईसा मसीह के जन्म से है। कभी कभी एडी की जगह सीई, बीसी की जगह बीसी का प्रयोग देखने को मिलता है। सी अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा किया जाता है, और बीसी का मतलब बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व में अधिकांश देशों में अब इस या जो कैलेंडर चल रहा है उसका प्रयोग समान तौर पे किया जाता है। 200 वर्ष जो भारत में किया जा रहा है, इसका कैलेंडर का प्रयोग 200 वर्ष से आरंभ हुआ है। और कभी कभी बीपी का प्रयोग भी किया जाता है। तो बिफोर प्रेजेंट, इसका मतलब होता है वर्तमान से पहले। बी और पी, इसका मतलब क्या होता है? बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले। और फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि ये 5000 जो इस प्रकार के जो लिपि थे, इसकी प्रसिद्ध कहानी उत्तर अफ्रीकी देश मिस्र से मिलती है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे। और यहाँ पे देख सकते हैं, मैं कुछ चीजें दिखा दूं तो यहाँ पे जो संकेत था, जैसा कि आपको पता है कि ये स्क्वायर का मतलब पी था, और हाफ सर्किल का मतलब टी था, और शेर का मतलब एल था एस। तो इस हिसाब से इनका एक संकेत था, यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये एक पढ़ने का तरीका था लोगों का, क्या कैसे पढ़ सकते हैं। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेट्टा, यहाँ पे ये महत्वपूर्ण है, ये इस तरह की टर्मिनोलॉजी यूपीएससी खासतौर पे पूछता है। एक कस्बा था, कौन सा? रोसेट्टा। रोसेट्टा नामक कस्बा कहाँ पे था? मिस्र में था। यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्ण पत्थर मिला जिस पर एक ही लेख 3 विभिन्न भाषाओं और लिपियों में है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ राजा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं, यानी कि राजा और रानी को एक छोटे से फ्रेम में दिखाने के बारे में जो बात कही गई उसे कारतूस कहा गया। यानी कि यहाँ पे कारतूस किसे कहते हैं? इस तरह के पूछ सकते हैं कि मिस्र में राजा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाया गया, यानी एक छोटा सा फ्रेम है उसमें राजा रानियों का नाम दिखा दिया गया। तो इसको क्या कहा जाता था? इसको कहा जाता था, फ्रेम ना बोला जाता था, आज फ्रेम बोला जाता है, मगर तब क्या बोला जाता था? कारतूस बोला जाता था। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी मिस्री संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों को समानार्थक ध्वनियों की पहचान की। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एल अक्षर को शेर कहा गया, ए अक्षर को चिड़िया बताया गया, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो एल को शेर कहा गया और ए को चिड़िया कहा गया, यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो इस हिसाब से पढ़ने की एक थोड़ा सा प्रयास किया गया, तो इस हिसाब से ये चीजें पढ़ पाए। आशा करता हूँ फ्रेंड्स चीजें आपको अच्छी लगी होंगी, क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और जो चीज़ ना समझ में आई हुई उसे आप मुझे बताएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। और भी बेहतर बनाने के लिए वीडियो को, और हमारा सहयोग करने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करके साझा कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाँ फ्रेंड्स, वीडियो
आपको मिल जाएगा। इसका PDF प्राप्त करने के लिए जो शॉर्ट नोट्स होते हैं आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।